नमस्कार दोस्तों, मौत का जस्ट 5वां भाग में आपका स्वागत है। उम्मीद है समाज का एक नया पहलू देखने के लिए मिलेगा आज आपको। तो चलते हैं कहानी की ओर। टूटे सपने, बिखरे वादे, हो गए श्री से स्वर्गवासी। टूटे सपने, बिखरे वादे, हो गए श्री से स्वर्गवासी। ख्वाहिशें न बची अब कुछ, कोई तो अस्थियाँ पहुँचा दे काशी। ख्वाहिशें ना बची अब कुछ, कोई तो अस्थियाँ पहुँचा दे काशी। जिनके खातिर राह भूखा, सोया ना रात रात भर। जिंदगी के शौक लुटा दिए, जैसे भर रहा था कर। देखो नजरें चुराते अस्थिया कलश से, देखो वे नजरें चुराते अब अस्थिया कलश से। मन ही मन जाने क्या बड़बड़ाते, जब ना निभा सके अपनी जिम्मेदारियां, तो भला क्यों इनको संपत्ति और मेरी गाड़ी कमाई भाई। मैं तो चला अब भला और क्या क्या लुटाऊंगा, लेकिन यदि मिला जन्म तो फिर किसी का कर्ज चुकाऊंगा। दोस्तों, मौत के बाद सबको सिर्फ संपत्ति अच्छी लगती है। हर कोई जमा पूंजी में अधिकतम भाग चाहता है और इसके लिए बड़े बड़े साक्ष्य भी जुटा लेता है, लेकिन वह इस संपत्ति को अर्जित करते समय एक बार भी नहीं सोचता कि संपत्ति का वास्तविक मालिक आखिर क्या चाहता था। उसने क्या सोचकर इतनी संपत्ति एकत्रित किया होगी, उसकी क्या इच्छा रही होगी। इन सब में से किसी भी बात का विचार नहीं करता। वह सिर्फ और सिर्फ अपना हक चाहता है। कर्म निभाना जैसे उनकी जिम्मेदारी ही नहीं। जो लोग मृत्यु के दिन से, अधिकतम परिवारों में जो हमने देखा है कि जो लोग मृत्यु के दिन से 13वीं तक यह तय कराए थे कि जैसे 13वीं तक रहेंगे, इनमें से अधिकांश लोग तो कुछ ऐसे थे जो मेरे दोस्त की जमा पूंजी का हिसाब चाहते थे और सिर्फ उसका बंटवारा सोच कर आए थे। कुछ ऐसे बेकार लोग भी थे जो सिर्फ अपना टाइम पास करने आए थे, क्योंकि उनके पास कोई काम था नहीं, इसलिए वो यहाँ सिर्फ मदद के नाम पर अपने कुछ दिन काटना चाहते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अच्छे खासे मेरे परिवार को तोड़ने आए थे। मेरे दोस्त का परिवार बिखरते जा रहा था, वहाँ पर वो लोग कलह मचा रहे थे और मैं अनजान की तरह खड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये लोग आपस में फूट डालकर उनके बच्चों और भाभी जी के बीच रिश्तेदारों में कलह करवा के सिर्फ और सिर्फ आत्मसंतुष्टि पा रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसी बहाने थोड़ी बहुत ऐसी उधारी चाहते थे जो कभी गुना वापस नहीं देने वाले थे, और जिनमें कुछ महिलाएं अपनी बड़ी बड़ी ही अहम भूमिका निभा रही थी। वे बच्चों में बंटवारा उनकी सहानुभूति पाने के लिए करवाना चाहती थी, और साथ ही साथ भाभी जी को समय समय पर बहला फुसला कर अपने कुछ रिश्तेदारों की बेटियों की शादी उनके घर में करवाने का भी जुगाड़ लगा रही थी। और यह सब ऐसा वातावरण लग रहा था जैसे कि सब कुछ सोची समझी साजिश हो। इसी बीच जैसा कि मैं जब तक घर पहुंचता, श्रीमती ने ना जाने क्या क्या सोचा और उनके हाथ जो मैं ऊपर 3 लाख रुपए की एफडी रखाया था देखते हुए, वह उन्होंने सहानुभूति पूर्वक कहो या अनजाने में ही कहे, उनके घर सुबह सुबह दे आई। शायद वह इसके दुष्परिणाम से बिल्कुल ही अनजान थी। वह एफडी जैसे ही घर पहुंची तो जैसे उसने आग में घी का काम किया, और
इतना खतरनाक भभकता हुआ धुआं उठेगा जो शायद उसने भी नहीं सोचा था। अब तो उस 3 लाख की एफडी को देखकर इसे ना जाने कितनी निगाहें उस परिवार की ओर उठ गई। और अब तो जैसे घर के हर एक कोने को छाना जाने लगा। ना जाने किसके क्या हाथ लग जाए। हर कोई घर का एक एक पहलू टहलना चाहता था। पुस्तकें, किताबें, अलमारी, सब कुछ छाना जाने लगा। तो कुछ उस घर की आधी पंचायत अब मेरे घर के आंगन तक भी पहुंच गई। कुछ महिलाएं बहला फुसला कर, इधर उधर की बातें सुनाकर, रिश्ते, नाते और ना जाने कितने ही वादे और क्या क्या सुनाकर हमारी श्रीमती जी से और कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करने लगे। वास्तव में वह बेचारी तो कुछ जानती ही नहीं थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी एक छोटी सी भूल उसी के लिए इतनी बड़ी परेशानी बनकर रह जाएगी। खैर, उसने अनजाने में भी नहीं सोचा होगा कि वह क्या घोर पाप कर आई है और इसकी क्या सजा होगी, वह शायद नहीं जानती। मैं जैसे ही घर पहुंचा, थोड़े समय शांतिपूर्वक बैठने के बाद वीरू के ससुर जी आकर हमारे समक्ष बैठ गए और बोले, देखो, हम नहीं जानते कि वीरू ने कहाँ क्या रखा, बस इतना जानते हैं कि वो हर पल आपके बारे में बात किया करते थे। आप बड़े ही भले मानुस हैं। हम गए थे, खदान भी देखने गए थे। हमने जाकर वहाँ क्लर्क से यह भी पूछा कि वहाँ पर सर्विस बुक में किसका नाम है, कितना पैसा निकलना चाहिए। हम सारी जानकारी तो ले ही आए हैं। मैं शांत हो गया कि अरे, ये माइंस सिर्फ इसीलिए गए थे कि कितनी संपत्ति है, क्या जानकारी, आखिर ने इतना विचार क्यों। खैर, अब तो जो होना था हो चुका, लेकिन वीरू के परिवार की ऐसी छवि देखकर मेरा मन धीरे धीरे इस संसार से उबता जा रहा था। बोले, आप ही बताएं और क्या क्या है, और क्या क्या इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है। क्या आप दोनों ने मिलकर भी कुछ और खर्च किए हैं? क्या किसी और से कुछ लेना है? मेरा तो दिमाग जैसे बिल्कुल सन्न सा रह गया और जो वीरू के प्रति प्यार था वह अचानक उसके परिवार पर गुस्से के रूप में बदल उठा। मैं बोल पड़ा, हाँ, वीरू ने मुझसे 10 लाख रुपए लिया था, क्या आप लोग दे पाएंगे? इतना सुनते ही तो जैसे जो 4 लोग बैठे थे उसमें से धीरे धीरे सभी अपने घर की ओर जाने लगे। मैंने कहा, बैठिए, अभी बहुत सा हिसाब बाकी है जो मुझे बताना है। अगर आप चाहते हैं तो आइए बैठकर थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि कौन कितना पैसा वापस करेगा। इतना सुनते ही उनके ससुर जी का चेहरा जैसे पीला सा पड़ गया। मैंने, नहीं, इस विषय में तो हमें कोई जानकारी नहीं थी। मैं बोला, जब जानकारी नहीं थी आपको तो फिर आप क्या सोच कर यहाँ पर आए हैं? और मुझसे क्या सिर्फ उसकी संपत्ति का हिसाब पूछने आए हैं? क्या कभी आपने पूछा कि वो क्या चाहता था? क्या कभी आपने यह पूछा कि आखिर वीरू की मौत कैसे हुई, जाने अनजाने? जब आप ये सब नहीं जानना चाहते तो क्यों उनके परिवार को तबाह कर रहे हैं? यह सुनते ही जैसे उनका चेहरा उतर सा गया और मैंने उन्हें बुजुर्ग समझकर थोड़े ही समय में मेरा गुस्सा काफूर होने लगा, क्योंकि यह मेरी सामान्य प्रवृत्ति नहीं थी। मैंने कहा, खैर छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। बस इतना यकीन रखिए कि जो उचित होगा वह हमें उचित समय आने पर बता दूंगा। बस उतना ही विश्वास मुझ पर बनाए रखिए जितना वीरू ने रखा था। कभी किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। और रही बात 10 लाख की, तो उसके बारे में ऐसी कोई जानकारी मैं भी आपको देना नहीं चाहता। बस यही कहूँगा कि हम दोनों के बीच में सिर्फ पूंजी का ही व्यवहार नहीं था, हम दोनों का रिश्ता वास्तविक था और उसे कृपया कर उसकी मौत के बाद में भी बना रहने दें। यही सोचकर थोड़े समय के लिए
मेरी आंखें नम हो आईं और शायद इसी का फ़ायदा उठाकर उनके ससुर जी अपनी गलतियाँ छुपाते हुए मुझे समझाने लगे। समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये लोग मौत का मातम मना रहे हैं या उसकी संपत्ति को लूटने का जश्न। आखिर वाकई मौत में मातम कम और जश्न ज़्यादा होता है। जिंदगी का शायद यही कड़वा सच है। धन्यवाद। अगले अध्याय में शायद कुछ और बिखरे हुए पहलू सामने आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप जरूर ध्यान देंगे। धन्यवाद।